हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम कर रहे हैं MTH 101 की सीरीज़, जिसका आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह हम 42, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और छोटे छोटे इसमें क्विज़ेस भी क्लियर करेंगे। और इसमें हम पार्शल सम के बारे में पढ़ेंगे और किसी भी सीरीज़ का जब हमने सम करना होगा सीक्वेंस का वो भी पढ़ेंगे। और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन ये पढ़ेंगे कि सीक्वेंस और सीरीज़ में क्या फ़र्क है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सअप ग्रुप्स में लाजमी हमारे लिंक को शेयर किया करें। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीक्वेंस हमारे पास क्या थी। सीक्वेंस बेसिकली हमारे पास एक ऐसी तरतीब होती है जिसमें कोई ना कोई लॉजिक पड़ा होता है, या तो वो डिवीजन के हिसाब से पड़ा होगा या वो डिफरेंस के हिसाब से पड़ा होगा। अगर डिफरेंस के हिसाब से पड़ा है तो याद रखिएगा कि वो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी और इसकी मैंने एग्जांपल भी छोटी सी सेट की है। ठीक है ना, ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये मैं क्लियर करवाऊँगा, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलें छोटी सी चीज़ें हैं। देखो अरिथमेटिक सीक्वेंस डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा? सेम। ये पेपर में पूछी जा चुकी है इसी तरह ही कि अ सीक्वेंस हैव सेम डिफरेंस इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है ना, और वैसे भी वो एग्जांपल देके पूछ लेता है कि ये कौन सी सीक्वेंस। अगर डिफरेंस सेम है तो आपको पता चल जाना चाहिए ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ओके, और A.M के साथ से हमने पढ़ा था, डिनोट करना सीखा था चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट ईयर में। ठीक है ना जी, देखो ज़रा एग्जाम्पल ऐसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखो ज़रा डिफरेंस 1 1 का आ रहा है, डिफरेंस सेम है। 2 4 6 8 10 12 2 2 का डिफरेंस है। 5 10 15 20 25 5 5 का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस। 10 20 30 40 50 60 10 10 का डिफरेंस है। इन जर्नल फॉर्म या जर्नल फार्मूला इसका हमने पढ़ा था AN = A1 + N - 1 × D। तो अगर आपको वो पूछ लेता है कि ना आपको बहुत ज़्यादा लंबी सीक्वेंस पूछ लेता है तो देन आपने क्या करना है, फिर उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एग्जांपल सेट की हुई है। ठीक है ना, अपने पास सही देखें एग्जांपल है, गिवन है मेरे पास 5 10 15 अप टू A50। मतलब कि आप ये बताओ कि 50 नंबर पे कौन सी सीक्वेंस, कौन सा मतलब कि इस सीक्वेंस का नंबर होगा। ठीक है ना, तो देखो ज़रा देन A1 जो होता है ना वो मतलब कि आपके पास पहली टर्म होती है और डिफरेंस जो निकलेगा वो D होता है। D = क्या होगा, दूसरी में से पहले माइनस कर देना। ये भी पेपर में आ चुकी है, डिफरेंस निकालना भी आ जाता है। ठीक है ना, पेपर में ये भी याद रखिएगा। तो 10 - 5 कितना आ गया 5 एंड N = ये जो टर्म का नंबर होता है वो N होता है। ठीक है ना, वी नो डैट फार्मूला वही है, AN = A1 + N - 1 × D। पुटिंग वैल्यूज़ कर देनी है। तो देखो A50 मतलब जहाँ पे N है वहाँ पे आपने 50 लगा दिया, A1 की जगह पे 5 और N की जगह पे भी उसकी वैल्यू लगा दी और D की वैल्यू लगा दी 5 और हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। देखो 245 आया प्लस 50। 250 नंबर पे जो है ना इसकी 50वीं जो है ना वो क्या पड़ी होगी, मतलब कि सीक्वेंस का नंबर पड़ा होगा A50 का। ठीक है ना, A50 जो होगी ना सीक्वेंस वो आपकी 250 वाली होगी। कितने वाली? 250 वाली। यू अंडरस्टैंड ना। तो इसी तरह ही ना आपने बढ़ते जाना आगे। और आपके पास एक और आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास जो सीरीज़ होती है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक तो सीरीज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, या मतलब कि सीरीज़ की बात कर लो, सीक्वेंस की बात कर लो, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप कॉमास के अंदर लिखा जाता है ना आपके पास कोई भी तरतीब, आपके पास एक सीक्वेंस कॉमास के अंदर है तो वो बेसिकली सीक्वेंस ही है। बेसिकली वो सीक्वेंस है, आगे उसके टाइप्स हैं जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस। समझ लगी ना बात की। तो अगर इसी कॉमा को हटा के, कॉमास को हटा के आप प्लस लगा दें तो वो आपके पास जो बन जाती है ना वो सीरीज़ बन जाती है। क्या बन जाती है? सीरीज़। देखें यही चीज़ें मैंने थोड़ा सा ना डिटेल के साथ लिखने की कोशिश की है। इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो देखो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसकी कोई लिमिट नहीं होती इनफाइनाइट सीक्वेंस की। तो ये कौन सी होगी? 1 2 3 4 अप टू ऑन काउंटिंग पूरी। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होगा, कॉमास को ख़त्म करके आप प्लस प्लस लगा दो तो इनफाइनाइट सीरीज़ बन जाएगी। ओके, इसी तरह ही आपके उधर PDF में ये डेफिनेशन है कि अगर इस तरह सम की फॉर्म में, पार्शियल सम इसे बोलते हैं, पार्शियल सम की फॉर्म में अगर इस तरह आपको सीरीज़ दी जाती है K = 1 से गोज़ टू इन्फिनिटी UK, सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है U1 + U2 + U3 अप टू ऑन + UK। तो देखो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ होगी क्योंकि दरम्यान में प्लस आ रहा है। ठीक है, दरम्यान में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। याद रखिएगा आपकी
कोई भी सीरीज़ या सीक्वेंस, सीरीज़ की मैं बात करता हूँ, सीक्वेंस तो बाहर का मसला है ना। कोई भी सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट कब होती है, जब वो पार्शियल सम रखती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये पेपर में पूछ सकता है कि आ सीरीज़ हैव पार्शियल सम इज़ कॉल्ड, क्या होगा वो, कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। यू अंडरस्टैंड ना, ध्यान से कर लीजिएगा। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन लेक्चर देने लाजमी थे। आज लग भी रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है ना, तो ध्यान से आपने तैयारी करनी है जी। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है जियोमेट्रिक सीक्वेंस। जियोमेट्रिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस जिसके पास आपकी रेशो जो है ना सेम होती है। पहले तो डिफरेंट सेम होगा ना अरिथमेटिक सीक्वेंस में, इसमें रेशो सेम होगी, मतलब कि आपकी जो पहली टर्म है ना दूसरी टर्म पे डिवाइड करोगे ना जब, तो उसकी जो रेशो है वो फिर तीसरी को चौथी पे करोगे, रेशो सेम आएगी। ये मैंने करके दिखाया भी हो, देख लें ज़रा, देखें ज़रा। मेरे पास है 1 2 4 8 16 और 32, ठीक है ना। ये देखें ज़रा, A1 A2 A3 A4 A5 A6, समझ लग रही बात की। तो इसी को मैं आगे जाके फिर A6 भी निकालूंगा फॉर्मूले के ज़रिए से। और सिंपल भी आप देख लें कि इसकी ना जो रेशो है ना सेम आ रही है। देखो 1 को डिवाइड करो 2 पे 2 आएगा, 2 को 4 पे करो 2 आएगा, 4 को 8 पे करो 2 आएगा, 8 को 16 पे करो 2 आएगा, 16 को 32 पे करो 2 आएगा। तो रेशो सेम है। इट मीन के आपकी जो ये सीक्वेंस है, ये कौन सी सीक्वेंस है, आपके पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है ना। और कॉमास ख़त्म करेंगे, प्लस लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, जियोमेट्रिक सीरीज़। वो एंड पे हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो देखो ज़रा, इन जनरल फार्मूला AN इज इक्वल टू A1 या A इंटू R की पावर N माइनस 1, समझ लगी बात की ना। तो देखो इसी एग्जाम्पल को मैं लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल है 1 2 4 8 4 8। अब 32 का किस नंबर पे पड़ा हुआ है, ये देखो 1 2 3 4 5 6। तो मैंने कहा जी A6 निकालो। देखो A6 ऑटोमेटिकली 32 ही निकलेगा आपका। तो देख लें, चेक करके देख लें। तो आपने क्या करना है, A1 इज इक्वल टू 1 आ गया, पहली टर्म आ गई। और रेशो देखो कैसे निकालनी है, आपने 4 को आपने क्या करना है, 2 को डिवाइड कर देना 4 पे, देखो ठीक है ना, जैसे मर्जी कर लो। देखो दूसरी टर्म में पहली टर्म डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। देखो मैंने क्या किया, 2 डिवाइड बाई 1 या 4 डिवाइड बाई 2 या 8 डिवाइड बाई क्या हो गया 4, ठीक है ना। तो रेशो सेम आई है दोनों की, जैसे मर्जी। देखो मैंने 3 तरह से कर सकता था, मैंने क्या किया 1 2 3, तीनों ही तरीकों के साथ आपको करके दिखा दिया कि 2 आ रहा है, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो एंड कौन सी टर्म उसने पूछी थी, 6 वाली, तो n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। वी नो डैट फार्मूला लगा देना है, ठीक है ना। तो पुटिंग वैल्यूज़ करनी है, तो देखो ज़रा n की जगह पे 6 आ जाएगा और A1 की जगह पे 1, और आपका R जो कॉमन रेशो आई थी, कॉमन रेशो R होती है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो वो आपका क्या होगा, आपकी उसकी वैल्यू R की आएगी 2, और 2 की पावर 6 माइनस 1 कितना आएगा 5। 2 की पावर 5 कितना होता है, कैलकुलेटर पे करके देखिएगा कि आपके पास 32 होगा। कितना होगा 32। तो ये देखें इसका आंसर जो है ना 32 आया है 6 वाली टर्म का, 1 2 3 4 5 6 6 वाली टर्म का, ठीक है ना। तो इन जर्नल फॉर्म, इसकी जर्नल फॉर्म सीक्वेंस की क्या होती है, A कॉमा A R स्केयर कॉमा AR क्यूब अप टू सॉन A, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमा ही आएगा, प्लस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो अब सीरीज़ की बात कर लेते हैं। अब इसी कॉमास को ख़त्म करो तो सीरीज़ बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सीरीज़। कॉमे की जगह पे प्लस प्लस लगा देना, ये आपकी जो सीक्वेंस है वो सीरीज़ में कन्वर्ट हो गई है। ओके, समझ लगी ना बात की। डिफरेंस भी समझ लगी होगी कि आया कि सीक्वेंस किसे कहते हैं और सीरीज़ किसे कहते हैं, ठीक है। तो केस 1 है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से पेपर में पूछ लेता है वो। इसकी एग्जांपल भी आगे जाके करेंगे, डिटेल के साथ बढ़ेंगे। केस 1 है जियोमेट्रिक सीरीज़ के लिए, ठीक है ना, जियोमेट्रिक सीरीज़ के लिए। केस 1 है इफ़ आपकी जो कॉमन रेशो है ना, आपकी जो कॉमन रेशो है वो लेस देन 1 आती है, मतलब 0 पॉइंट ये वो समथिंग आती है, पॉजिटिव। नेगेटिव यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है नेगेटिव आने का, क्योंकि मोड, ये मोड लगा हुआ है। आर की वैल्यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है, और पॉजिटिव होगी। और 1 से अगर छोटी आती है तो देन याद रखिएगा कि आपकी जो सीरीज़ है वो क्या होती है, देन इट इज़ कन्वर्जेस। आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर जाती है। क्या कर जाती है, कन्वर्ज, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर आंस आ जाता है, स्पेसिफिक। अगर ना आए तो वो अलग से केस है, इसका देख लेते हैं। वो केस 2 है इफ़ आर मोड है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाता है, या 1 या ग्रेटर देन 1 आ जाता है आंसर आर का। तो देन आपने क्या करना है जी, देन इट इज़ डिवर्जस। आपकी जो सीरीज़ है डिवर्ज करेगी, इन्फिनिटी आ जाएगा या स्पेसिफिक लिमिट नहीं आएगी, तो आपकी सीरीज़ जो है ना एक स्पेशल नंबर नहीं देगी। तो नोट है इफ़ सीरीज़ इज़ कन्वर्जेस, अगर सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो उसका जो सम है वो इस तरह फाइंड किया करेंगे कि A जो है ना, A या A1 ऊपर रखेंगे, 1 माइनस R कर देंगे। तो ये जो है ना सीरीज़
का जो सम होगा ना वो हम निकाल लिया करेंगे कि सीरीज़ का सम जो है ना वो किसके बराबर होगा, a ओवर 1 माइनस आर। ये पेपर में आ चुका है, ये क्विज़ में आ चुका है, याद रखिएगा। ये वाला a ओवर 1 माइनस आर किसका फॉर्मूला है, कन्वर्ज करने का। कौन सी सीरीज़ जब कन्वर्ज करेगी देन आपका जो सम होगा वो ये आएगा, ठीक है ना जी। आपके पास एग्जाम्पल है, आपने क्या करना है, आपने जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना उसका सम निकालना है। उसका क्या करना है, सम निकालना है। तो गिवन सीरीज़ आपके पास ये वाली है, ठीक है, सिंपल सी है। और नाउ a1 जो होता है आपके पास पहली टर्म होती है, और r जो है बेसिकली रेशो होती है। और रेशो कैसे होती है जी, ये जो टर्म है ना ये वाली, इसे हम डिवाइड कर देंगे इस पे, तो डिवाइड बाई 5 आ गया। अब 5 नीचे से निकाल के मैं अगर ऊपर लेके जाऊँगा तो वो नीचे 1 पड़ा होता, अंडरस्टूड है, तो 1/5 आएगा। 5 के साथ 5 कट गया तो 1/4। अब डिवाइड करके देख लें, इसका जो आंसर आ रहा है 1 से छोटा आ रहा है, 1 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो इसके लिए अपने फार्मूला ये बड़ा था। समझ लग रही बात की कि आपने किसी भी सीरीज़ का सम करना है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, तो उसके लिए फार्मूला हमने ये पढ़ा था। तो a1 ऊपर a1 की वैल्यू आ गई 1 माइनस आर, हाँ जी 1 माइनस आर की वैल्यू आ गई। एलसीएम लो क्या आएगा, 4 एकम 4 और -1 और डिवाइड बाई 4 आ गया, ठीक है। तो कितना आएगा 3/4। अब ये देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4/1 बन जाएगा, ठीक है ना। नीचे से अंडरस्टूड 1 पड़ा होता है, क्या ख्याल है, समझ लग रही बात की। तो ये होगा जी 20/3। ये आपका एग्जाम्पल इसकी क्लियर हो गई। इस तरह की एग्जाम्पल वो पेपर में पूछता है बहुत ज़्यादा, आपने ध्यान से ये करनी है। हार्मोनिक सीक्वेंस है, हार्मोनिक सीक्वेंस का सिंपल सी मैंने पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। हार्मोनिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो डिफरेंस का कंसेप्ट है वही होता है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल जो है ना वो बटों में पड़ा होता है। बटों के अंदर जो है ना उसका जो है ना मतलब कि बटों के अंदर जो सीक्वेंस पड़ी होती है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है। मतलब कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस होती है। समझने की बात की ना। देखो ज़रा 1/1 है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 अप टू सोन, ये हार्मोनिक सीक्वेंस है। अगर आप प्लस लगा दोगे तो हार्मोनिक सीरीज़ बन जाएगी। इसी तरह वो सिंपल सी एक उसकी नोटेशन लिखी हुई है। हार्मोनिक सीरीज़ इस तरह भी लिखी जा सकती है, डिफाइन की जाती है कि k1 टू गोस इन्फिनिटी 1/k इज इक्वल टू 1 + 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सोन। यू अंडरस्टैंड ना। तो अब अगर कॉमास की जगह पे हम प्लस लगा दें तो हार्मोनिक सीरीज़ बन जाएगी। थ्योरम है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे जाके इसको तफसीलन पढ़ेंगे हम, ध्यान से पढ़ेंगे। और थोड़ा सा मैं इधर भी क्लैरिफाई करवा दूंगा, ध्यान से आपने कर लेना है, ठीक है ना। ये वाला आपका जो थ्योरम है, थ्योरम का नाम है डिवर्जेंस टेस्ट या डिवर्जेंस थ्योरम, ठीक है ना। तो डिवर्जेंस टेस्ट इसके 2 केस हैं, वो ज़रा देख लेते हैं कि अगर आप डिवर्जेंस थ्योरम लगाते हो, डिवर्जेंस थ्योरम पर क्या होता है, डायरेक्ट लिमिट लगाना। डायरेक्ट लिमिट लगाना, अगर आपके पास एक सवाल है, क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट लिमिट लगा दोगे। आप डायरेक्ट एक लिमिट लगा दोगे प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। देखो ज़रा कोई भी n अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई कर देनी है डायरेक्ट किसी भी फंक्शन के ऊपर, किसी भी पॉलिनोमियल के ऊपर, किसी भी सीरीज़ या किसी भी सीक्वेंस के ऊपर। तो देन आपका अगर 0 आंसर नहीं आता, अगर आपका आंसर 0 नहीं आता, ध्यान से समझ लें, देखें यहाँ पे क्लियर हो रहा है ये। अगर आपका आंसर 0 नहीं आता तो देन आपकी जो सीरीज़ होगी ना वो क्या होगी, डिवर्ज होगी। वो सीरीज़ क्या होगी, डिवर्ज होगी। मैंने जो बीएससी में पढ़ा है ना, SM यूसुफ साहब की जो बुक पढ़ी मैंने मेथड की, चैप्टर नंबर 8 में है ना, इनफाइनाइट सीरीज़, उसमें मैंने ये पढ़ा था कि अगर आप डिवर्जेंस थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हो ना तो लाजमी तौर पे आपका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आएगा टेस्ट फेल हो जाएगा, 0 नहीं आना चाहिए। उसके अलावा फिर आपको कोई और टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने उसे उधर से मैंने ये क्लियर किया था, ठीक है ना। तो यही दूसरा केस देख लो कि पहले अगर 0 नहीं आता तो ये डिवर्ज करेगी, 0 नहीं आना चाहिए। दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए 0 ना आए तो डिवर्ज करेगी। अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो डायरेक्ट सीरीज़ के ऊपर, आंसर 0 आ जाता है, तो देन आपको कोई नया रूल लेके आना पड़ेगा, नया कोई फॉर्मूला लेके आना पड़ेगा, या रेशो टेस्ट लेके आना पड़ेगा, या रूट टेस्ट लेके आना पड़ेगा, या इंटेग्रल टेस्ट लेके आना पड़ेगा, या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लेके आना पड़ेगा। ये आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रेशो, रूट, ठीक है ना। तो देन फिर सीरीज़ क्या होगी, सीरीज़ में एदर कन्वर्ज या डिवर्ज करेगी, कोई पता नहीं है, क्योंकि नया एक रूल लग जाएगा ना उसके ऊपर, तो उसका कोई पता नहीं है वो किधर को लेके जाएगी सीरीज़ को। तो इट मीन कि टेस्ट फेल हो जाएगा, मतलब कि जब 0 आ जाएगा। ओके, याद रखिएगा ये जी। अगर हम आगे देखें तो आपके पास छोटी सी एग्जांपल है। आपने क्या करना है जी, आपके पास सीरीज़ है, उसका सम फाइंड आउट करना है। तो फाइंड सम, ठीक है, फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने का तरीकाकार क्या है, आप सम को अंदर अप्लाई कर दो, सम को अंदर अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर अलग कर दिया और इसके ऊपर अलग कर दिया। समझ लगी बात की ना। तो ये एक का आपके पास सीरीज़ बनी है, ये दूसरी सीरीज़ बनी है, ठीक है ना।
तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम 1 कह देता हूँ पूरी का ही, और ये पहले वाला फैक्टर निकाल के इसे चेक करते हैं 1 बाई 1 करके। तो ये देखो k इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या है, k की जगह पे 1 लगाओ, क्या आएगा 3/4 की पावर 1 प्लस 3/4 की पावर 2, फिर मैंने 2 लगाया, फिर 3 लगाया, प्लस अप टू सो ऑन कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास एक, आपके पास एक ना सीरीज़ है, सीरीज़ का सम फाइंड करना आपने सीखा हुआ है। वो कैसे करेंगे, a1 जो होगा वो पहली टर्म होगी और r जो होगा वो कॉमन रेशो होगी। अब देखो ये जो दूसरी टर्म है इसे डिवाइड कर देंगे पहली टर्म पे, तो देखो ज़रा क्या होगा जो देखो ज़रा 3/4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3/4, तो आपके पास आएगा 3/16 मल्टीप्लाइड बाई ये ऊपर जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपके पास आएगा 3 के साथ 3 कैंसिल, 4 कम 4 4 4 16, तो ये आएगा आपके पास 1/4 लेस देन 1 है। इसका मतलब हम सम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले के साथ जो हमने पढ़ा हुआ है। सम 1 मैंने लिखा है a1 ओवर 1 माइनस r, तो क्या होगा a1 की वैल्यू लगाएंगे 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r यहाँ से एलसीएम लोगे क्या आएगा, देखो 4 कम 4 -1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 3/4, नीचे भी 3/4 ही बनेगा, 4 - 1 3/4, ये सारा कट जाएगा, 1 आएगा। यू अंडरस्टैंड ना, ध्यान से। इसी तरह सम 2 निकाल देते हैं। अब देखो ज़रा 2 के लिए क्या करना है, 2 के लिए आपने करना है k इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 2 बाई k की पावर 5 की पावर k - 1, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो देखो ज़रा k की जगह पे पहले 1 लगाओ, 1 - 1, फिर 2 लगाओ, फिर 3 लगाओ, ऐसे ही आप चलते जाओ, k की जगह पे वेरिएट करते जाओ, 2 वैसे ही ऊपर लिखते जाओ। तो आपके पास आएगा 2/5 की पावर 0 प्लस 2/2 - 1 5 की पावर 1 प्लस 2/5 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। तो किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 नहीं होता है, 2 आ गया, ये भी वैसे आ गया, 5 की पावर 2 है वो कितना आ गया 25 प्लस अप टू सो ऑन। तो a1 क्या आ जाएगा यहाँ से 2 और r क्या आएगा, कॉमन रेशो है, तो 2/5 डिवाइडेड बाई 2 आएगा ना, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/5 लेस देन 1 है। इसका मतलब अब सम 2 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सम 2 इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, तो a1 की वैल्यू लगा दो ऊपर, ठीक है, और नीचे लगाओ 1 - 1 ओवर 5 मतलब r की वैल्यू। एलसीएम लोगे क्या आएगा, 5 कम 5 और -1 और डिवाइडेड बाई 5 और ऊपर 2 एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख देना है। समझ लगी बात कि इस तरह आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करके पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1 करनी है, ठीक है ना जी। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास आएगा, देखो ज़रा सेकंड सम के लिए 2/4/5, ठीक है, 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 10/4। तो 10/4 का आप जब कट करोगे तो आपके पास आएगा 5/2, हाफ कर देंगे ना, 2 पे कटिंग करेंगे इसकी। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, तो देखो पहले सम का आंसर आया था 1 माइनस दूसरा सम था, तो वो उसका आंसर आया 5/2। एलसीएम लोगे क्या आएगा 2 - 5 डिवाइडेड बाई 2 -3/2। यू अंडरस्टैंड ना, ये आपका सम आ गया। अब देखें ज़रा द इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, आपके पास आपने सबसे पहले एक सीरीज़ आपको दी जाती है, उसे आपने ब्रेक करना होता है, ब्रेक करके आपने उसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना होता है, इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख के आपने इंटरवल को एडजस्ट करना होता है। इंटरवल आपका जो होगा वो आपके पास आएगा, ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट है 1 2 3 a समझ लो, प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाना है और आपने इंटीग्रेट करना है। ये होता है इंटीग्रल टेस्ट। किसी भी सीरीज़ की इंटीग्रेशन करना वो इंटीग्रल टेस्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल है 1/k है, 1/k है हार्मोनिक, ये ना मतलब कि एक आपके पास कह लो कि सीरीज़ है, ठीक है ना, हार्मोनिक सीक्वेंस है, सीरीज़ है, क्योंकि बटे में पड़ी हुई है ना, ठीक है ना, लेकिन पावर कोई भी नहीं है, पावर 1 है, ठीक है ना। तो लेट कर लेना सबसे पहले f(x) इक्वल टू 1/x, ठीक है ना, लेट करना है, देखो डेफिनेशन के हिसाब से इंटीग्रल टेस्ट के लिए, ठीक है ना, f(x) इक्वल टू 1/x, अप्लाई इंटीग्रल टेस्ट। अप्लाई इंटीग्रल टेस्ट देखो अब याद रखिएगा k इक्वल टू 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी है, k इक्वल टू 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी है, तो लिमिट लगाओ, देखो ज़रा 1 से प्लस इन्फिनिटी f(x) dx, a की जगह पे +1 आ गया, प्लस इन्फिनिटी वैसे ही है, ठीक है ना। तो f(x) dx इक्वल टू, अब आगे क्या करना है, ये देखो ये है कंडीशन इसकी असल में, लिमिट L अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी, जहाँ पे प्लस इन्फिनिटी था वहाँ पे हमने पीछे पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, जहाँ पे प्लस इन्फिनिटी था वहाँ पे आपने L इन्वॉल्व करना होता है। क्या करना होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आपने इन्फिनिटी को रिमूव करके वहाँ पे लिमिट लगानी होती है, L लगाना होता है। तो यहाँ पे लग गया L, जहाँ पे प्लस इन्फिनिटी थी, L अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी कर देनी है, ठीक है। 1 से L 1/x dx, 1/x है, 1/x है, ln जो नेचुरल लॉग ऑफ x होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो 1/x आपके पास आ गया है, इसकी इंटीग्रेशन अब क्या हो गई ln x, मतलब कि नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x, लिमिट लगा दें
देखें आपके पास होगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। तो लगाओ ज़रा, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। अपर लिमिट आपके पास L है और लोअर लिमिट है 1 है, तो ये लग गई। अब जहाँ पे आपको L दिखाई दे रहा है वहाँ पे प्लस इन्फिनिटी लगा दें। क्या लगा दें, प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लगेगा प्लस इन्फिनिटी, L की जगह पे ये वैसे एज इट इज़ आ गया, और Ln प्लस इन्फिनिटी, ये सारा प्लस इन्फिनिटी ही आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसे प्लस का इन्फिनिटी ही बना देता है। तो माइनस Ln1, इसमें से कुछ माइनस भी करोगे वो भी प्लस इन्फिनिटी ही हो जाएगा, प्लस या माइनस करें वो भी प्लस इन्फिनिटी ही हो जाता है। इट इज़ डिवर्जेस बाय इंटेग्रल टेस्ट। ओके, समझ लगी बात की। अब लास्ट टॉपिक रह गया जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में उसमें से क्विज़ पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आगे देखें तो आपके पास है पी सीरीज़ या हाइपर हार्मोनिक सीरीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, लास्ट टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसमें से लाजमी 2 नंबर का जो है ना वो क्विज़ पूछ सकता है आपको। क्विज़ जो है ना 2 आ सकते हैं आपको, और शॉर्ट भी आ सकता है, कोई पता नहीं है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, एक सीरीज़ है मेरे पास जो कि वेरिएशन हो रही है इसकी, k = 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/k की पावर p। तो ये p सीरीज़ है, पावर सीरीज़, ठीक है ना, पावर सीरीज़ या हाइपर हार्मोनिक सीरीज़। तो ये डिफ़ाइन की गई है जी 1 + 1/2 की पावर p + 1/3 की पावर p + अप टू सॉन, ठीक है ना। पुट p = जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 आ गया, k की पावर 1 ही आ जाएगी, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो दैन ये आपके पास सीरीज़ आएगी, ठीक है ना। जब आप p की जगह पे 1/2 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे k की पावर 1/2, किसी की पावर एक्सपोनेंट 1/2 क्या होता है, उसका मतलब है उसका स्क्वायर रूट है। तो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, देखो ज़रा, k की पावर 1/2 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1/2 को उसके स्क्वायर रूट में। तो देन बात याद रखिएगा, हर एक नंबर के ऊपर 1/2 आएगा, तो इसका मतलब उसके ऊपर स्क्वायर रूट आता जाएगा सारे नंबरों के ऊपर। समझ लग रही है बात की, क्योंकि पावर 1/2 है ना, तो पावर 1/2 का मतलब क्या, स्क्वायर रूट आएगा हर एक वैल्यू का, ठीक हो गया। अब देखो थ्योरम है कन्वर्जेंस ऑफ पी सीरीज़, इसके 2 केस हैं, वो याद रखिएगा। थ्योरम में बड़ा मज़े का थ्योरम है, इसके ऊपर एक एग्जांपल भी करेंगे हम। तो देखो ज़रा, ये आपके पास सीरीज़ है वही पीछे वाली सारी। तो देन केस 1 क्या है, इफ़ p > 1, मतलब कि पावर जो है ना वो ग्रेटर देन 1 अगर होती है तो देन इट इज़ कन्वर्जेंस सीरीज़, देन इट इज़ कन्वर्जेंस सीरीज़, मतलब कन्वर्ज कर जाएगी आपकी सीरीज़ जो होगी ना, वो कन्वर्ज करेगी। वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी अगर आपकी पावर जो है ना ग्रेटर देन 1 है। ये याद रखिएगा, पेपर में आया होगा ये वाला, क्विज़ में पूछता है वो, ये याद रखिएगा कि इन हाइपर हार्मोनिक या पावर सीरीज़ या पी सीरीज़, p > 1 देन सीरीज़ इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंस, ठीक है ना। केस 2 में क्या होगा, इफ़ p <= 1 0 से, तो मतलब कि p बड़ा ही होगा ना, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव पावर नहीं हो सकती। तो p जो है ना 0 और 1 के बिटवीन, मतलब कि 1 से लेस या इक्वल आ जाए, ये तो ग्रेटर की बात होगी ना। p <= 1, देन क्या होगा, देन आपकी सीरीज़ डिवर्ज करेगी, क्या करेगी, डिवर्ज कर जाएगी, कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं देगी। समझ लगी बात की, ये याद रखिएगा। p <= 1, देन आपकी सीरीज़ ऑलवेज क्या करेगी, हमेशा डिवर्ज करेगी। इसी के ऊपर एक एग्जांपल है छोटी सी, 1 + 1 ओवर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2, और उसकी जो है ना आपके पास मतलब कि इंडेक्स फॉर्म में ना वो 3 बाहर लिखा हुआ है, ये भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी 3 लिखा हुआ है। तो सो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ बटे को उठा लेता हूँ। तो अब ऐसे इसे लिख सकते हैं ना एक्सपोनेंट फॉर्म में, 2 की पावर 1/3, यहाँ पे जो होता है वो 1 के नीचे चला जाता है। क्या ख्याल है, समझ लगी ना बात की। तो देन आपकी p पावर क्या बन गई, 1/3 तो 1 से छोटा है, 1 से क्या है, छोटा है। सो सीरीज़ डिवर्ज करेगी। अगर यहाँ पे आ जाता आपके पास p2 आ जाता, तो याद रखिएगा ये तो 1 से बड़ा हो गया, तो 1 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको लेक्चर की समझ लगी होगी। अगर कोई भी पॉइंट रहता है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।